Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in Structural Engineering. Welcome to my YouTube channel Exploring Civil, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के ऊपर हमारा ध्यान जो है वो देते हैं। सो आज का ये जो वीडियो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सीरीज़ का ही है। तो इसलिए ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे ब्रांचेस जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट होता है हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादातर इंजीनियरिंग्स के लिए। सो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो वीडियो में यहाँ पे हम जो वीडियो के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम आज, वो है कंपोजिट और फ्लीज्ड बीम के ऊपर। सो ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब दिखने में, असल में होता नहीं है। सो इसलिए ये जो वीडियो में आपसे ये आग्रह करूँगा कि शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि ये जो कंपोजिट और फ्लीज्ड बीम होता है उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए एकदम। उसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव के लिए, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए, या फिर आपका जो सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज ए फ्लीज्ड और कंपोजिट, या फिर कंपाउंड भी कहीं कहीं बुक्स में, किन्हीं बुक्स में मैंने देखा है कि दिस कंपोजिट इज रिटन एज कंपाउंड ऑल्सो। सो यू शुड नॉट कन्फ्यूज अबाउट दैट। आप कन्फ्यूजन में मत रहना, ठीक है। वो कंपोजिट जो होता है फ्लीज्ड वही होता है, कंपाउंड भी वही होता है। सो ये क्या होता है, आज द नेम शोज, कंपोजिट मतलब क्या है, दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलावट में, मिक्सचर टाइप का, ठीक है। सो दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर जो होता है उसको हम कंपोजिट बोलते हैं नॉर्मली। सो एज द नेम शोज दिस टाइप ऑफ बीम इज मेड ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स। सिंपल डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सो आप बुक्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। चलिए, सो मेड ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हम अभी 2 मटेरियल्स के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं, फिर बाद में ज़्यादा एडवांस टॉपिक के ऊपर हमारा जो वीडियो बनेगा उसमें हम देखेंगे फिर कंपोजिट क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देख सकते हो। ये वुडन पोर्शन है, ये एक बीम है, आई बीम, आई सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन आई का शेप का होता है, ठीक है। सो इसका जो फ्लेंजेस है वो वुड का बना हुआ है, बीच में स्टील का वेब है, ठीक है। तो ये हो गया है कंपाउंड और कंपोजिट और फ्लीज्ड बीम, ठीक है। सो मटेरियल मस्ट बी रिजिडली कनेक्टेड। सो इसमें जो कनेक्शन हुआ है यहाँ पे, ये मतलब रोटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, मतलब वो फिक्स्ड होना चाहिए, रिजिडिटी होना चाहिए उसमें, ठीक है। सो रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस आर इक्वल विथ रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल्स। इसका मतलब क्या है, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यही वाला पॉइंट, ठीक है। ये 3 नंबर वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आप प्रॉब्लम करते करते ये समझ ही जाओगे, ठीक है। सो रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होता है। सो आपका जो सिंपल बेंडिंग इक्वेशन याद है ना, m/i इक्वल सिग्मा बाई वाई इक्वल ई डिवाइड बाय आर, उसमें सिग्मा जो होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस होता है। सो सिग्मा वुड के लिए होगा, फिर स्टील के लिए होगा, अलग होगा ना, अरे भाई मटेरियल अलग है तो स्ट्रेस भी अलग हो जाएगा। तो उसका जो रेशियो होगा, फिर उसका इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या होगा, इसका भी अलग होगा, वुड का, स्टील के लिए भी अलग होगा। इसके लिए उसका जो रेशियो होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड एंड स्टील, या फिर जो भी मटेरियल से वो कंपोजिट बीम बना होगा, शुड बी इक्वल टू सिग्मा, मतलब स्ट्रेसेस बिटवीन देम, ठीक है। सिग्मा ऑफ स्टील बाई सिग्मा ऑफ वुड। सो यहाँ पे देखिए ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सिग्मा ऑफ स्टील बाई सिग्मा ऑफ टिम्बर, यहाँ पे जो भी लिखा गया ना वही यहाँ पे समझाया गया, ठीक है। सो हियर सिग्मा स्टील बाई सिग्मा टिम्बर इज इक्वल टू ई ऑफ स्टील बाई ई ऑफ टिम्बर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप अगर याद रख रहे हो, ठीक है, ये अगर कंसेप्ट हमारा हो रहा है, ये अगर हमारा बेस हो रहा है, तो इसमें से क्या निकल के आ रहा है ये देखिए। मैं यहाँ पे स्टील की जगह पे ये लिख सकता हूँ कि फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील, क्योंकि फोर्स तो ये बीम एक ही बीम है तो इसके ऊपर एक ही टाइप का फोर्स आएगा,
कोई अलग अलग तो नहीं आएगा कि वुड में अलग फोर्स लग रहा है फिर स्टील में अलग, नहीं, ये बीम है, बीम के ऊपर जो भी लोड आएगा W किलो न्यूटन या फिर न्यूटन में आएगा, तो वही लोड यहाँ पे आपका स्टील पे जाएगा फिर टिम्बर पे जाएगा, इसलिए F कांस्टेंट होता है। सो F हम जानते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, अगर स्ट्रेस के बारे में आप ज़्यादा मतलब जानकारी चाहते हो, हमारे इस चैनल में ऑलरेडी वीडियोस है, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज फोर्स, ओके, सो वो वीडियोस पहले देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए, स्ट्रेस क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील, सो स्ट्रेस ऑफ स्टील, फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ टिम्बर इज द स्ट्रेस इन टिम्बर व्हिच इज इक्वल टू दिस। सो इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ जो है कांस्टेंट है, उसको अगर काट दूँ फिर ये आ रहा है मेरे मतलब फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ टिम्बर बाय एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू ई ऑफ स्टील बाय ई ऑफ टिम्बर, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ टिम्बर। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है, ठीक है, ये टिम्बर ऊपर है स्टील नीचे है, यहाँ पे स्टील ऊपर है टिम्बर नीचे है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा गलती हमेशा होता है, क्योंकि मैंने भी मेरा जो सेमिस्टर्स दिया था डिप्लोमा के वक्त, मैंने भी वहाँ ये गलती किया था कि ये ए ऑफ स्टील बाय ए ऑफ टिम्बर इज इक्वल ई ऑफ स्टील बाय ई ऑफ टिम्बर मैंने लिख दिया था। जो भी मैंने किया था कैलकुलेशन से सारे गलत हो गए, एग्जामिनेशन में मार्क आया 0, ठीक है, 0 नहीं था, कुछ 1-2 मार्क सर ने दिए थे। चलिए छोड़िए वो बात। सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एरिया ऑफ टिम्बर ऊपर रहता है स्टील, सो ये स्टील ऊपर रहता है इस साइड में, यंग्स मॉडुलस का टिम्बर नीचे रहता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है ये भी, इसलिए मैं स्टील और वुड के बीच में ही कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ब्रास कॉपर का कंपोजिट हो, ठीक है, एल्यूमिनियम स्टील का हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ये वाला चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपका दिमाग में घुस गया तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, हाँ भाई डिस्क्राइब करना पड़ता है, इतना बड़ा चीज़ है, ठीक है, इसलिए कोई ज़्यादा डरने की बात है नहीं। ज़्यादातर क्या बच्चे करते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो उसको छोड़ दो, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें दिया गया होता है, इसलिए वो ज़्यादातर क्या होता है, आपका जो शॉर्ट लेंथ आपका क्वेश्चन का जो होता है वही सबसे ज़्यादा मतलब वो होता है क्या, कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे देखिए, सिंपली सपोर्टेड कंपोजिट बीम, यहाँ पे कुछ चीज़ों पे मैं यहाँ पे हाईलाइट यूज कर रहा हूँ, हाईलाइटर। सो ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, ये बहुत मोटा हो रहा है, थोड़ा पतला लेते हैं, ये कंपोजिट बीम ऑफ स्पान हो गया 2 मीटर, ठीक है, यूनिट के साथ, मेड ऑफ टिम्बर। अच्छा, इसका डायमेंशन 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर डीप, मतलब इसका बी हो गया 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे डीप हो गया मतलब डी 25, अलॉन्ग विथ स्टील प्लेट्स ऑफ 15 सेंटीमीटर वाइड, मतलब इसका विड्थ सेम ही है, एंड 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस, मतलब ये बहुत ही पतला है, कनेक्टेड टू द बॉटम, मतलब ये नीचे लगा हुआ है, किसका, टिम्बर का, ठीक है, बॉटम। सेफ स्ट्रेस और अलाउबल स्ट्रेस इज सॉरी इन टिम्बर एंड स्टील आर यहाँ पे 10 एंड 150 MPa दिया गया है रेस्पेक्टिवली। 10 रेस्पेक्टिवली मतलब क्या है, 10 है टिम्बर के लिए एंड ये 150 है स्टील के लिए, ठीक है। चलिए रेस्पेक्टिवली, इफ मॉडुलर रेशियो ऑफ स्टील टू टिम्बर, मॉडुलर रेशियो ऑफ स्टील टू टिम्बर दिया गया है, ये देखिए, स्टील टू टिम्बर मतलब ई ऑफ स्टील टू ई ऑफ टिम्बर दिया गया है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए मॉडुलर रेशियो ऑफ टिम्बर टू स्टील दे देता है, मतलब ये उल्टा करके दे देता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा थोड़ा। सो डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द बीम, अच्छा बीम का कैपेसिटी करना है, दैट हाउ मच यूडीएल इट कैन कैरी, मतलब कितना लोड ये कैरी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डाटा गिवन, पहले मैं हमेशा आपको बताता हूँ प्रॉब्लम करते वक्त आपको एक सिंटैक्स या फिर एक एल्गोरिदम यूज करना है हमेशा, जो कि आपके एग्जामिनर जो होते हैं उनके ऊपर इंप्रेशन छोड़ता है, तो पहले आपको डाटा गिवन लिखना चाहिए हमेशा, ठीक है। कितना, अच्छा स्पान पहले हमारा 2 मीटर है, चलिए mm को कन्वर्ट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है,
डायमेंशंस उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी हमारा डाटा है उसके हिसाब से ये डायग्राम जो है उसके डायमेंशन ये है। देखिए 2 मीटर स्पान हो गया। अच्छा, टिम्बर 15 सेंटीमीटर वाइड 25 सेंटीमीटर डीप, पहले टिम्बर वाला पोर्शन ये हो गया, ठीक है। 15 सेंटीमीटर मतलब 150 है, सो यहाँ से यहाँ, ठीक है, 150 mm, सो यूनिट इज हियर आई हैव कन्वर्टेड ऑलरेडी, 15 सेंटीमीटर इज इक्वल 150 mm, ठीक है। एंड 250 mm डीप दिया गया था, सो दिस इज योर डी, ठीक है। सो फिर नीचे बॉटम में क्या लगा हुआ है, स्टील प्लेट 15 सेंटीमीटर वाइड, मतलब इसका ये सेम है वो 150, थिकनेस था 1.5 सेंटीमीटर मतलब 15 mm, सो दिस इज द थिकनेस ऑफ स्टील, सो दिस इज द टी ऑफ स्टील। ओके, चलिए अभी चलते हैं यहाँ पे थोड़ा हमारा जो अलाउबल स्ट्रेसेस दिया गया था 10 एंड 150 MPa में था, तो उसको थोड़ा यूनिट कन्वर्ट करके लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा आसानी से। 150 इंटू मेगा मतलब 10⁻⁶, मैं हमेशा हर प्रॉब्लम्स में कहता हूँ किलो मतलब 10⁻3, मेगा गीगा, किलो मेगा गीगा, किलो 10⁻3, फिर मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, हमेशा 3 के पावर से वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये 10⁻6 हो गया। फिर पास्कल जो है वो तो हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये है सिंपलाइज्ड और मतलब क्या उसको कहते हैं, सिंपल एक्सप्रेशन, ठीक है। उसका ये तो कॉम्प्लेक्सन मतलब ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, इसको आप सिंपलीफाई इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। कैसे, 150 लिखा हुआ है लिख दो, इनटू कितना लिखना है ये यहाँ डिपेंड करता है, यहाँ पे m है, k है या फिर g है। k हुआ तो किलो मतलब 10⁻3 होना है, मेगा है 10⁻6, गीगा होगा तो 10⁻9 हो जाएगा। पास्कल क्या है, हमेशा याद रखना होगा कि पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया। हमें mm में रखना है नीचे वाला, तो क्योंकि हमारा सारा तो है वो mm में है, सो इसको अगर कन्वर्ट करो तो इतना आएगा, आप कन्वर्सन करके देख लो, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो हमें कितना दिया गया है, रेशियो स्टील टू टिम्बर मतलब E ऑफ स्टील टू E ऑफ टिम्बर, मतलब नोमिनेटर इज योर दिस, डिनोमिनेटर इज टिम्बर, सो E ऑफ स्टील है, E ऑफ टिम्बर मैंने शॉर्ट फॉर्म में STES एंड ET लिख दिया है, सो दिस इज 20। ओके, चलिए अभी सोल्यूशन पे चलते हैं। स्टेप 1 हम स्टेप वाइज देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा मतलब लेंथी प्रॉब्लम है। चलिए, सो यहाँ पे क्या लिखा गया है, वी हैव टू कन्वर्ट द होल बीम इनटू ऑफ एनी वन मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ, दो मटेरियल है यहाँ पे, वुड है, स्टील है, हमें आइदर टोटल बीम जो है ना उसको वुड में कन्वर्ट करना होगा और स्टील में कन्वर्ट करना ही होगा, ठीक है। ये यही बोल रहा है हियर, आइदर वी कैन कन्वर्ट इट टिम्बर टू स्टील और स्टील टू टिम्बर, मतलब जो भी पोर्शन है स्टील का उसको हम टिम्बर ले सकते हैं, या फिर जो भी टिम्बर का पोर्शन है उसको स्टील बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा टोटल स्टील का। या फिर समझ रहे हो ना, अगर स्टील को हटा के यहाँ पे टिम्बर रख दें तो ये टोटल बीम टिम्बर का हो गया। चलिए, अगर टिम्बर को हटा के स्टील रख दे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टील है, तो यहाँ पे हम रखेंगे दूसरा वाला स्टील, इक्विवेलेंट स्टील, सो ये स्टील का हो जाएगा। आइदर वी हैव टू डू दैट और दिस, ओके। सो हम क्या करेंगे देखिए, चलिए हम कन्वर्ट करते हैं टिम्बर पोर्शन टू इक्विवेलेंट स्टील। चलिए स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे डायग्राम से आप समझ चुके होंगे, मैंने यहाँ पे स्टील डाल दिया है, क्या उठा के, टिम्बर जो था ना पहले डायग्राम में देख लीजिए, ये टिम्बर था, इसको उठा के मैंने ये डाल दिया। पर कैसे डालूँ ऐसे, मतलब मेरे दिमाग में जो आएगा उसी डायमेंशन का डाल दूँ क्या, नहीं, उसका एक वे है। कैसे, ये देखिए, ये वाला तो जानते हैं आप, यहाँ से आया है, यहाँ से, ठीक है, असल में ये यहाँ से आया है, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ टिम्बर बाय एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू E ऑफ स्टील बाय E ऑफ टिम्बर। अच्छा, ये ऊपर है मतलब ये नीचे होगा, ये नीचे मतलब ये ऊपर, हाँ सही है। चलिए ए स्टील, हमें स्टील चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा टिम्बर था उसी का इक्विवेलेंट स्टील का निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे एरिया ऑफ स्टील चाहिए, सो टिम्बर वाला इधर चला जाएगा, सो ये अगर इधर गया, सो ये इक्वेशन आप थोड़ा मैथमेटिक्स जानते होंगे, वो उलट जाएगा, फिर उलट पलट के ये हो जाता है, ठीक है। आप इसको चेक कर लो। सो ये एरिया ऑफ स्टील हो गया। सो आप
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो गया है, क्यों? क्योंकि ये नीचे था ना, ये अगर आप इसको पलट दो इस साइड में, ए स्टील बाय ए ऑफ टिम्बर, सो ये हो जाएगा ई ऑफ टिम्बर बाय ई ऑफ स्टील। सो यहाँ पे है और नीचे जाके यहाँ पे टिम्बर जो एरिया होगा यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये होता है इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, आप ये कर सकते हो। चलिए, हमारा ये जो रेशियो है ये यहाँ पे दिया गया है, देखिए स्टील बाय टिम्बर हमें 20 दिया गया है, पर यहाँ पे टिम्बर बाय स्टील हो चुका है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसलिए मुझे 1/20 करना होगा। नहीं तो गलती क्या करते हैं हमेशा, यहाँ पे 20 है तो हाँ ये तो ये ई बाय टिम्बर स्टील, अच्छा चलो यहाँ पे 20 डाल दो, नहीं, क्योंकि ये जो है ये ई ऑफ यहाँ पे दिया गया था ना, मॉड्यूलर रेशियो ऑफ स्टील टू टिम्बर इज 20, पर यहाँ पे हमें टिम्बर टू स्टील चाहिए, इसलिए 1/20 होगा, या यहाँ से ये पलट जाएगा। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ टिम्बर, सो एरिया ऑफ टिम्बर क्या था, ये वाला था ना, ये वाला एरिया ऑफ टिम्बर, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो इसका एरिया कितना निकलेगा, 150 इंटू 250, सो दिस इज द इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ओके, अभी एरिया मिला है, वेट, अभी एरिया मिला है, फिर मुझे ये डायमेंशंस कैसे मिले, यहाँ पे देखिए, लेटेस्ट 250 विल बी रिमेन फिक्स्ड। चलिए मान लेते हैं कि किसी एक को तो आप कांस्टेंट पकड़ के चलना ही होगा आपको, मान लीजिए आप 150 यहाँ पे कांस्टेंट कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आप 150 डिवाइड कर दो, जो भी बचता है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे 250 को कांस्टेंट पकड़ के चला है। ठीक है, तो मुझे 250 डिवाइड करना होगा एरिया में, तभी मेरा दूसरा वाला डायमेंशन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन ही एरिया होता है, इसलिए एरिया में अगर मैं किसी एक नॉन डायमेंशन को डिवाइड कर दूं तो मुझे अननोन वाला मिल जाएगा। सो ये वाला मैंने डिवाइड कर दिया, जो मैंने ऑलरेडी 250 लिया हुआ है, तो मुझे मिल रहा है 7.5 mm, व्हिच शुड बी द थिकनेस हियर। ठीक है, सो दिस इज एन, नाउ दिस इज एन इन्वर्टेड टी सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में। ये स्टेप 1 में हमने कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट स्टील एरिया। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कन्वर्टेड सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अभी न्यूट्रल एक्सिस को हमें लोकेट करना होगा, क्योंकि ये तो अनसिमेट्रिकल है, मतलब अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करना होगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, बहुत काम बाकी है। चलिए, here we have to locate CG because the section is not symmetrical about x axis, here we need to calculate y bar। so y bar कैसे निकलता है आप सब जानते ही हो, अगर नहीं जानते मैंने उस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहे तो पहले उसे देख लीजिए। चलिए, सो y bar कैसे निकलता है, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2, ये करके आप देख लीजिए। ये वाला एरिया को मैंने a1 लिया है, नीचे वाले को a2। ठीक है, सो ये हो गया एरिया, ये हो गया एरिया, इसका जो ये डिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये कैसे निकलता है आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। सो ये, चलिए वाई बार मैंने कहाँ से लिया है, बेस से। चलिए ये मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हम अभी जो है ना बेस से ले रहे हैं। ठीक है, सो आपका यहाँ पे बेस से सारे डायमेंशंस आपको चाहिए। सो एरिया A1 का कितना होगा, 7.5 इंटू 250, सो दिस इज इंटू y1 कितना हो रहा है, मतलब यहाँ से इसका जो सेंटर में जो भी एक्सिस जा रहा है ना, उसका CG का डिस्टेंस हमें चाहिए। यहाँ से यहाँ ये वाला ये डॉटेड लाइन इसका CG है, ये डॉटेड लाइन ये नीचे वाले का न्यूट्रल एक्सिस या फिर सेंट्रोइडल एक्सिस मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ से इतना क्या होगा, ये हो गया 15, ये 250 के ठीक बीच में ही रहेगा। सो 250 का आधा कितना होता है, 125 प्लस 15 हो गया ना 140। फिर यहाँ पे 7.5 कैसे, 15 का आधा ही होगा ना ये वाला, यहाँ से इतना, तो ये हो गया 7.5। चलिए ये इतना निकल रहा है y बार, तो जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, 67.72 mm। ओके, फ्रॉम दिस अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम चाहिए हमें, क्योंकि ये सारे जो एरियाज हैं उनका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो अलग अलग डिस्टेंस पे मौजूद है हमारे रिक्वायर्ड एक्सिस से, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम डाल के देख लेते हैं।
सो आई जी प्लस ए एच स्क्वायर आप जानते ही हो, सो ये एक्सिस थ्योरम डाल के देख लो क्या हो रहा है। दिस इज बी डी क्यू बाई 12, सो ये देखिए सिंपली कौन सा कट रहा है 250, तो 7.5 250 क्यूब बाई 12 प्लस दिस इज 7.5 इंटू 350 एरिया इंटू द डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर हाउ मच इट इज, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ कितना है 140 था ना, हमने कैलकुलेट किया था अभी। तो 150 से अगर 67.72 घटा दीजिएगा तो कौन सा बच रहा है, यहाँ से यहाँ बच रहा है ना, यहाँ से यहाँ बच रहा है, ठीक है। सो ये हमें चाहिए। चलिए सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा ये नीचे वाला का भी वही सेम ही है, ये हो गया आई जी, मतलब कौन सा कट रहा है 15 कट रहा है, मतलब 150 इंटू 15 क्यूब बाई 12 प्लस ये हो गया एरिया इंटू, अच्छा ये डिस्टेंस कैसे निकला है, यहाँ से यहाँ 67.72 है, फिर यहाँ से यहाँ कितना है 15/2, उसको अगर घटा दीजिएगा तो बच रहा है यहाँ से यहाँ, तो वही हमें चाहिए, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकलता है, ठीक है, निकल गया। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, अप्लाई करना होगा सिंपल बेंडिंग इक्वेशन टू गेट द आंसर। सिंपल बेंडिंग इक्वेशन पता है ना, m/i इजिकल टू सिग्मा/y इजिकल e डिवाइड बाई r। तीसरा पार्ट जो है e डिवाइड बाई r हमारा यहाँ पे कोई यूज नहीं है उसका, ठीक है। चलिए m/i इजिकल सिग्मा/y ही यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, m हमारा अननोन है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हमने निकाल लिया है ऑलरेडी। अच्छा सिग्मा जो है स्ट्रेस, हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन सा वाला सिग्मा लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 सिग्मास दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा लेना है, जिसमें आपने कन्वर्ट किया है, हमने स्टील में कन्वर्ट किया है सेक्शन को, टिम्बर में नहीं किया है, इसलिए हमें सिग्मा जो है मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस ऑफ स्टील वी शुड टेक, सो दिस शुड बी सिग्मा एस, ओके, फॉर स्टील। सो ये हो गया। फिर और एक चीज़ है, आप y कौन सा y आपको लेना चाहिए, ठीक है। मैंने दोनों वाइज लेके देख लिया है, कौन सा, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है ना, यहाँ पे ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, ये ग्रीन वाला, ठीक है। अगर ये है तो y इज द एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सो एक बॉटम एक्सट्रीम हो रहा है ये वाला, एक टॉप एक्सट्रीम हो रहा है ये वाला, इसलिए मैंने दोनों वाइज सेपरेटली लेके देख लिया है। पर आप क्या कर सकते हो, ये मैंने आप सिर्फ ये शो करने के लिए ये दोनों कैलकुलेशंस किए हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए असल में आपको करना क्या होता है, आपको सबसे ज़्यादा वाला ही ले जाना होता है, आंख बंद करके आप सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होता है ना वो वाई मार्क्स ही होता है। तो इसलिए अगर कोई ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है ना, आपको वो ले लेना चाहिए वाई मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि देखिए अगर आप ले लेते हैं ना तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर जो भी मोमेंट आता है वो कितना ज़्यादा आता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो मैंने 265 माइनस 67.72 किया है, मतलब ये टोटल है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये कितना है 250 प्लस 15 265 है, 265 माइनस ये, मतलब ये वाला जब मैंने लिया है वो बहुत ही कम आया हुआ है आपका मोमेंट, ठीक है। तो इसलिए हमें छोटा वाला हमेशा लेना होता है ना, ठीक है, इसलिए हमने ये कंसीडर किया, इसलिए मैंने इसको ग्रीन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो आप एग्जाम में दोनों आपको करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस आप देख लीजिएगा कौन सा वाई ज़्यादा मतलब डिस्टेंस में है। एक्सट्रीम फाइबर मतलब क्या होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में है, ये वाला सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये जो भी स्ट्रेस देगा वो आपको कंसिडर करना होगा, मतलब जो भी मोमेंट आएगा, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे हमें ये कंसिडर करके चलना होगा क्योंकि ये कम है, ठीक है। अगेन द बीम इज सिंपली सपोर्टेड। अच्छा हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, कभी कभी क्वेश्चन तो यहीं तक सिर्फ डाला हुआ होता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोई अलग चीज़ नहीं है, मोमेंट जहाँ जो है बेंडिंग मोमेंट उसके रेजिस्टेंस में जो भी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट होता है उसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन में हमारा ये है कि डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द बीम, हाउ मच यूडीएल इट कैन टेक। सो अगेन आज द बीम इज सिंपली सपोर्टेड, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है WL² by 8। इसमें W हमें पता नहीं है, L हमें पता है यहाँ पे
कितना दिया हुआ है पहले से, देखिए स्पान ये दिया गया था ना 2000 mm, सो ये हो गया एल आपका स्पान, $2 कर लीजिए तो ये इतना निकलता है 5 1 0 2 1 2 3 4 5, कितने जीरो है 5 zeros W न्यूटन टू mm, ठीक है। सो ये यहाँ तक ये यहाँ से ना ये यूनिट है, सो ये W को यहाँ मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये यूनिट है। सो इतना निकल रहा है। सो ये जो है मोमेंट दैट शुड बी इक्वल टू आवर कैलकुलेटेड मोमेंट, मतलब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। सो इसको इसके साथ इक्वेट कर लेने से जो भी W निकलेगा वही मैक्सिमम अलाउबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा आपके बीम के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे 42.22 निकल रहा है न्यूटन पर mm के यूनिट में। सो यही सबसे ज़्यादा आप डाल सकते हो, मतलब कैपेसिटी ऑफ द बीम इतना ही है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हो सकता है मैंने कहीं पर कैलकुलेशन में कोई गलती कर दिया हो, तो आप अगर उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। कहीं पे भी हो सकता है, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं। मैंने अपना कैलकुलेटर मेरे कॉलेज में ही छोड़ के आ गया हूँ मैं, क्योंकि अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, आपको पता ही होगा। इसलिए कहीं पे कैलकुलेशन में कोई गलती हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सही आंसर क्या है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।